अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस में कोई क्वेश्चन और ये एक एटीएम वाला प्रोजेक्ट किया था और कंडीशन से रिलेटेड आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दी थी। असाइनमेंट में लास्ट लेक्चर में या जो प्रोजेक्ट था जो हमें उन्हें कंप्लीट करना था तीन, वैसे तो एटीएम में तकरीबन 8 ऑप्शन होते हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग तीन ही यूज़ कर रहे थे। उनमें कोई क्वेश्चन? क्लियर? जी जी। दोबारा? तो मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं। ब्रेक स्टेटमेंट का इनपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हाँ, मुझे दिखा दें। इंटर मंथ सारा जब इंटर कंप्लीट वाली लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे, अभी आगे हम फंक्शंस को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फंक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हम लोग कोड तो कर रहे हैं लेकिन कोड जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं ये जो प्ले वाला बटन है इसके साथ, तो वो हमारा कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारा का सारा चल जाता है। लेकिन जब हम कोई वेबसाइट चला रहे हैं या कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक में लाइक वाला कोड उन्होंने लिख के तो रखा है, अगर पिक्चर या वीडियो या रील कोई भी चीज़ लाइक करना चाह रहे हैं वो कोड उन्होंने लिख के तो रखा हुआ लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो। इसी तरह कमेंट करने का कोड उन्होंने बैकएंड पे कहीं ना कहीं ऐड तो किया हुआ लेकिन वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो। सेम गोज भी अगर हम लोग ई कॉमर्स पे जाएं तो उन्होंने ऑर्डर का जो कोड है वो लिख के रखा है, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। चलो, अच्छा, अभी वो कोड जो था हमारा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो गया, पिन मेरी गलती थी उससे मुझे इनवैलिड पिन वाला चला था। लेकिन अब जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो ये थी कि बहुत सारी एप्लीकेशन जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तकरीबन 100% में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, बट वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है किसी न किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पर, किसी एक बटन के क्लिक के ऊपर, या अगर हम लोग कुछ वेबसाइट्स को देखें तो बाज़ अगर जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो एनिमेशन के थ्रू डाटा आ रहा होता है इसमें, तो वो स्क्रॉल के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ कोड को चलाया है। इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा टूल रिक्वायर्ड है
हमें कोई ना कोई ऐसा टूल रिक्वायर्ड है जो हमारे कोड तो जिसको हम लोग लिख दें, लेकिन वो कोड एग्जीक्यूट ना हो। वो कोड एग्जीक्यूट हो जब हम उस कोड को कोई कमांड दें कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। ये कोड एग्जीक्यूट वैसे ना हो जाए कि जैसे नॉर्मली हमारा कोड है कि हम जैसे प्ले करते हैं वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। क्योंकि हमें एप्लीकेशन बनानी है, अगर हम लोग वैसे ही एप्लीकेशन बना देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होने लग जाएंगी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब को ही अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग यूट्यूब को क्लोन करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब का लाइफ साइकिल क्या है कि आप वीडियो अपलोड करते हो। तो अपलोड का कोई ना कोई कोड है। सबसे पहले आप लोग एक वीडियो सेलेक्ट करते हो कि जो अपलोड करनी है, फिर उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसका थंबनेल चूज करना है, फिर उसको किस प्लेलिस्ट में ऐड करना है, फिर वो फॉर किड्स है या नहीं, एंड सो आपने एंड पे कौन कौन से कार्ड शो करने हैं लेटेस्ट वीडियो का, और सारी चीज़ें, फिर पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, अनलिस्ट करना है, ये सारे के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब वो सारा का सारा कोड कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसी तरह लॉगिन साइन अप वाला है कि जब हम लोग किसी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं तो हम अपना ईमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये माइक ना वो मैंने अगर यहाँ पर F6 की प्रेस करता हूँ तो जो हमारी क्रोम की URL बार है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो मैं अगर एक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये काम होना चाहिए। F5 प्रेस करता हूँ तो हमारा पेज रीलोड हो जाता है क्रोम में। इसी तरह किसी ने किसी बटन के कॉल के प्रेस के ऊपर वहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है कि कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस कर रहा है, कोई माउस से बटन क्लिक कर रहा है, माउस किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर जिस भी कार्ड के ऊपर माउस लेके जाता हूँ उस कार्ड के ऊपर एक अलग बटन आ जाता है वॉच वीडियो का या वॉच आर्टिकल या रीड पोस्ट। जब इसके ऊपर बटन है सबसे पहली पोस्ट के ऊपर तो वहाँ पर रीड पोस्ट आ रहा है, साथ वाले के ऊपर गया हूँ तो वॉच वीडियो आ रहा है। रीड पोस्ट सॉन्ग। इसका मतलब है कि जब मैं किसी कार्ड के ऊपर बटन लेके जाऊंगा तो वो बटन शो होगा, अदरवाइज वो बटन शो नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे कोई ऐसा टूल रिक्वायर्ड है हमारी प्रोग्रामिंग में, कोई कोड करते वक्त कि जिससे हम लोग कोड तो कर दें लेकिन कोड हमारा एग्जीक्यूट ना हो। कोड हमारा उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब हम कोई एक स्पेसिफिक कमांड उसे दें या कोई उसको सिग्नल दें कि भाई एट दिस पॉइंट यू नीड टू एग्जीक्यूट द कोड, के बटन के क्लिक के ऊपर करना है, स्टोर के ऊपर करना है, हमें उसको बताएं। इस वक्त ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कोड को एग्जीक्यूट ना कर। जब ये काम हमें करना था तो वहाँ जाके हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगा देता हूँ, प्रिंट हेलो। अब मैं जैसे इस कोड को चलाता हूँ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोड एग्जीक्यूट ना हो, कोड उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब मैं इसको कमांड दूँ एग्जीक्यूट होने की, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए हमें फंक्शंस बनाने पड़े। अब फंक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना है कि हम किस कोड के ऊपर टूल अप्लाई करें। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, इफ एल्स या मैच केस कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हमें उस कोड को बिल्कुल स्टार्ट से थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी। जैसे हम लोग इंडेंटेशन बोल रहे थे, एक टैब की स्पेस देनी पड़ेगी ताकि हमारे जो कंपाइलर है या जो इंटरप्रेटर है उसे आइडिया हो जाए कि ओके ये जो कोड है इसके ऊपर कोई एक स्पेसिफिक टूल अप्लाई करें। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से कोड करना शुरू कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम लोग कोई कोड स्टार्ट से एक टैब की स्पेस छोड़ के करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कोड के ऊपर हम लोग कोई स्पेसिफिक लॉजिक या स्पेसिफिक टूल परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे अगर हम लोग इफ कंडीशन में देखें
इफ़, और उसके बाद हम लोगों ने एक टैब की स्पेस छोड़ी है और उसके बाद हम लोगों ने कोड लिखा। तो जब भी हमें कोड लिखना है और उस कोड के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक टूल अप्लाई करना है तो हमें लेफ्ट साइड से कुछ स्पेस छोड़नी पड़ेगी। पाइथन में हमें लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़नी पड़ती है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें ब्रैकेट्स मिल जाती हैं, सी प्लस प्लस में, सी में, जावास्क्रिप्ट में। तो हम लोग वो कोड जो भी हम लोग जिसके ऊपर टूल अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हमें थोड़ी सी उसको इंडेंट करके लिखना पड़ता है ताकि हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर को पता चले। अच्छा जी, अब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद वाला ये जो कोड है बाद में कर लूँगा, लेकिन अभी मुझे इसके ऊपर टूल अप्लाई करना है तो मुझे इसे थोड़ा सा इंडेंट करके लिखना पड़ेगा। जब टूल अप्लाई करना है तो टूल अप्लाई करने के लिए इफ़, चूँकि पहले हम लोग लिखते थे इसी तरह यहाँ पर भी जहाँ पर टूल अप्लाई करना है जिस कोड के ऊपर, उससे ऊपर वाली लाइन पे हम लोग उस टूल का कीवर्ड लिखेंगे। जैसे कंडीशन के लिए इफ़ था या मैच केस के लिए मैच और आगे केस लिखते थे, इसी तरह फंक्शन के लिए जो कीवर्ड है जो लैंग्वेज को ये बताता है कि भाई इसका मतलब है कि अब हम फंक्शन बनाने लगे हैं, वो है डिफाइन, DEF। इसका मतलब है कि हम लोग एक फंक्शन बनाने लगे हैं और उस फंक्शन का फिलहाल जो भी काम है वो ये है कि स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना। अब फंक्शन बनाने लगे हैं तो जब भी कोई टूल हमें उन लोगों ने बनाना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग काम कर रहे होंगे कि टूल का नाम और उसके बाद साथ में राउंड ब्रैकेट्स और कॉलन। जैसे इफ़ राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर कंडीशन आ जाती थी, कॉलन, कॉलन के बाद फिर हम लोग आगे कोड कर देते थे जो हम लोगों को कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट करना है। इसी तरह यहाँ पर है कि अगर हम मुझे एक फंक्शन बनाना है तो डिफाइन से मैंने फंक्शन लैंग्वेज को बता दिया कि मैं फंक्शन बनाने लगा और फिर मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगा दी क्योंकि ये हमारा सिंटैक्स है, तकरीबन हर टूल के साथ हम लोग राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होंगे। कॉलन लगा दिया, उसे बता दिया कि इस कॉलन के बाद आगे जो भी कोड आ रहा है अगली लाइन पर इंडेंट करके जो लिखा हुआ है उसके ऊपर तुमने ये टूल अप्लाई कर देना। ये कंडीशन है, ये फंक्शन है, ये लूप है, जो भी टूल है ये तुमने इस कोड के ऊपर अप्लाई करना। अब क्या एक एप्लीकेशन के अंदर या एक वेबसाइट के अंदर या एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन होगा या मल्टीपल फंक्शन होंगे? मल्टीपल फंक्शन होंगे। एक लॉगिन का होगा कि लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करें, फिर साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करें, फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करें। इसी तरह अगर ई कॉमर्स है तो ऐड टू कार्ट वाले पे क्लिक करें, ऑर्डर वाले पे क्लिक करें, तो वो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मल्टीपल फंक्शन है तो मल्टीपल में हमें ये किसी ना किसी तरह खुद भी याद रखना है और अपने कंपाइलर को भी बताना है कि इस बटन के क्लिक के ऊपर कौन सा कोड चलाना है। तो वो एक निशानी रखने के लिए या डिनोट करने के लिए हम लोग इस फंक्शन को नाम दे लेंगे, कोई भी एक स्पेसिफिक यूनिक नेम दे लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट ऑन स्क्रीन। इस फंक्शन का काम है प्रिंट करना है स्क्रीन पर। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रही। अब ये कोई भी आउटपुट क्यों नहीं आ रही, हालांकि मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो लिखा ही हुआ है जो हमारा कोड था। अब आउटपुट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने उस कोड को या अपने कंपाइलर को अभी तक कोई कमांड नहीं दी कि ये कोड कब एग्जीक्यूट करना है। वो कमांड देने के लिए हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे, प्रिंट ऑन स्क्रीन, और साथ में राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो जो कोड इसके अंदर हम लोगों ने लिखा होगा वो चल जाए। अब चूंकि हम लोगों ने यूआई नहीं पढ़ी हुई कि यूआई कैसे बनाते हैं, बटन कैसे बनाना है स्क्रीन पर, और बटन को कलर कैसे करना है, उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, चीज़ें कैसे ऐड करनी है, तो इसलिए अभी के लिए तो हम लोग ऑन क्लिक वाला या जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ है वो नहीं परफॉर्म करेंगे। इसी तरह आगे फंक्शन को कॉल कर लेंगे और हमें इवेंट्स का इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाएगा कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब इसी तरह अब हम लोग और फंक्शंस बना के देख लेते हैं। फाइन, सम, और अब यहाँ पर हम लोग जो जब भी कोड इंडेंट कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ATM प्रोजेक्ट में देखा था
कि इंडेंटेशन के बाद हम लोग कुछ भी कोड कर सकते हैं। जैसे उस वक्त तक हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी हुई थी, इफ़ एल्स और मैच केस और साथ में वेरिएबल, ये 3 टूल पढ़े हुए थे, 3-4 टूल पढ़े थे। तो हम लोगों ने जो हमारा ATM प्रोजेक्ट है उसमें इफ़ के अंदर इफ़ भी यूज़ की हुई है, और इसी तरह हम लोगों ने मैच केस भी यूज़ की हुई थी, और हम लोग वेरिएबल भी बना रहे हैं इंडेंट करके। इसका मतलब है कि हम लोग जब भी कोड को इंडेंट करके लिख रहे हैं या किसी कोड का कंट्रोल ले रहे हैं, तो हम हर टूल का कंट्रोल ले सकते हैं। हम फंक्शन का कंट्रोल भी ले सकते हैं, हम कंडीशन का कंडीशन दोनों इफ़ एल्स मैच केस या वेरिएबल बनाने का भी कंट्रोल ले सकते हैं कि ये कोड कब एग्जीक्यूट हो, या इस कोड के ऊपर अगर हम लोगों को टूल अप्लाई करना। तो मैं अब वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे नंबर 1 इज इक्वल टू 20, नंबर 2 इज इक्वल टू 30, और हम लोग इसको प्रिंट num 1 प्लस num 2 और सम। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसने 20 प्लस 30 50 मुझे प्रिंट करके दी। अब एक लाइन जो हम लोगों ने पहले दिन पढ़ी थी, बिल्कुल स्टार्ट में जो हमारी पहली लाइन थी पाइथन की, दैट वाज प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये वाली लाइन। उस वक्त हमने आपको कहा था कि इस लाइन को फिलहाल रट्टा लगा लें, क्योंकि ये लाइन अभी हमें समझ नहीं आएगी, बाकी सारे टूल्स हम लोग समझते नहीं हैं। अब इस लाइन को रट्टा क्यों लगवाना था? क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन की निशानी क्या है कि हम लोग उसका नाम लिखेंगे, और जब भी उसे कॉल करना है तो उसके नाम के साथ 2 राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे, स्टार्ट और एंड। तो ये हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन कौन सा है? जो पाइथन जिन्होंने बनाई है ना, उन्होंने ये फंक्शन बनाया है। अब इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है ये अभी हम लोग नहीं देख सकते। देख सकते हैं गिटहब के ऊपर पाइथन ओपन सोर्स पड़ी है सारी, आप लोग वहाँ से इसका कोड देख सकते हो सारा। लेकिन इसका कोड जिन्होंने किया है, जैसे अब हम लोग कोड कर रहे हैं ना कि प्रिंट ऑन स्क्रीन क्या काम करेगा, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। सम क्या काम करेगा? 20 प्लस 30 को ऐड करेगा। इसी तरह प्रिंट क्या काम करेगा, ये काम किसने डिफाइन किया है? जिन्होंने पाइथन बनाई, जिन डेवलपर्स, वो उन्होंने डिफाइन करके कोड ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है डिफरेंट लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स के फॉर्मेट्स में। वो अगर कोड देखना है तो सी पाइथन करके मेरे ख्याल उनकी प्रोफाइल है, वहाँ जाके आप लोग पूरे पाइथन का कोड देख सकते हो गिटहब पर .com/। ये सारा का सारा कोड उन्होंने करके रीड इट इफ यू वांट, पाइथन बैकएंड पे कैसी चीज़ें काम कर। अब इसी तरह हम लोग और फंक्शंस बना लेते हैं, मतलब जैसे अब हम लोगों ने एक सम का फंक्शन बनाया, एक एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन का बना लेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन का बना लेंगे, डिवीजन का बना लेंगे, इंटीजर डिवीजन का बना लेंगे, और इसी तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना के उन्हें यूज़ करते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, फंक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों को ये भी पता चल गया कि भाई कोड कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यूज़र से इनपुट ली है, तो यूज़र तो हर दफ़ा, जैसे अगर मैं सम के फंक्शन बना रहा हूँ तो यूज़र हर दफ़ा क्या उसे बोलते हैं 20 और 30 तो नहीं ऐड करेगा। वो 25 35 भी ऐड कर सकता है, वो 10 और 20 भी ऐड कर सकता है, 5 और 10 भी ऐड कर सकता है। जब यूज़र अपनी कस्टम इनपुट दे रहा है तो वो हम फंक्शन को कैसे देंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ईमेल पासवर्ड लॉगिन कर रहे हैं तो हर बंदे का ईमेल पासवर्ड सेम नहीं है, और अगर हम लोग ये वाला केस सिनेरियो चलाएं तो इस हिसाब से तो ईमेल पासवर्ड सेम होना चाहिए। पैरामीटर्स, उसके लिए फिर हमें फंक्शन के साथ एक टूल मिलता है जिसे हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं।
डिफाइन फंक्शन, डिफाइन करने के लिए लेट्स से सम विद पैरामीटर और आगे राउंड ब्रैकेट्स कॉलन, और अब हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स लिखेंगे। अच्छा, पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स एक तरीका है या एक टूल है जिससे हम लोग फंक्शन को इनपुट दे सकते हैं। फंक्शन को इनपुट कहाँ से देनी है? जहाँ हम लोग फंक्शन को कॉल कर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ के लिए एक इनपुट ले लेता हूँ, लेट्स से num1 और num2, और हम लोग इसे कर लेते हैं प्रिंट num1 अब मैं जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करूँगा वहाँ पर मुझे वो वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। सम विद पैरामीटर्स, लेट्स से अब हम लोग 2 नंबर पास कर लेंगे, 20 30। अच्छा, ये जो पैरामीटर्स हैं ये सिक्वेंशली वर्क करते हैं। सिक्वेंशली का मतलब है कि जो पहला पैरामीटर है, जो मैंने पहली वैल्यू पास की है, वो इस पहले वाले को जाएगी, और जो मैंने दूसरी वैल्यू पास की है वो इस दूसरी वैल्यू की जाएगी। इसी तरह अगर मैंने 15 पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए किसी एक फंक्शन में, तो वो एक सीक्वेंस के साथ वर्क करेंगे, कि जो पहली वैल्यू वो पहले पैरामीटर को, दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर को, एंड सो ऑन। और अब अगर हम लोग इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें, नहीं कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी दें, बल्कि आगे जाके, अभी तो नहीं लेकिन अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के बाद हमारा टॉपिक होगा लिस्ट। लिस्ट के बाद फिर हम लोग एक पैरामीटर टाइप पढ़ेंगे। वो पैरामीटर टाइप ही ऐसी है कि उसमें आप लोग एक ही पैरामीटर डिफाइन करते हो लेकिन जितने मर्जी सेंड कर दो। एरे को लिस्ट बोलते हैं, इसलिए जैसे नॉर्मली हम लोग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यहाँ पे वो डिक्शनरी है, इसी तरह एरे को ही लिस्ट बोलो। अच्छा, अब ये जहाँ पर हम लोग वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं पैरामीटर। अब मैं यहाँ पर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मैं इसे बोलूँगा पैरामीटर। लेकिन मैं जहाँ वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, मतलब जहाँ इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसको इनपुट दे रहा हूँ, तो उस इनपुट को मैं बोलूँगा आर्ग्यूमेंट। ये अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कई जगह आर्ग्यूमेंट लिखा है और कई जगह पैरामीटर लिखा है। तो जहाँ पर हम वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो पैरामीटर है, और जहाँ से सेंड कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट। और अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ दोबारा, 20 और 30 ये आ गया। अब इसी तरह अब एक फंक्शन को मैं कितनी दफ़ा कॉल कर सकता हूँ? इनफाइनाइट टाइम। मैं जितनी दफ़ा फंक्शन को कॉल करना चाहूँ मैं उतनी दफ़ा फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है? सिंपली इसका नेम और राउंड ब्रैकेट्स में जो नेसेसरी पैरामीटर्स हैं 3 12 और 13 आ गया, 20 30 आ गया, और इसी तरह ये आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन हमें दो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर, एक तो ये कि हमें अलाउ कर रहा है कि हम अपना कोड लिख के रख दें, लेकिन उसे एग्जीक्यूट किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे करें, किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पे करें। और दूसरा ये कि ये हमारा कोड रीयूजेबल बना। अगर मेरे पास एक लंबा सारा कोड है जो मुझे बहुत सारी जगहों पे यूज़ करना है, तो मैं उसका एक फंक्शन बना दूंगा और उस फंक्शन को मुझे कॉल करना है सिंपल एक लाइन के अंदर, और जितनी दफ़ा मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा वो उतनी दफ़ा कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम लोग इसको सम कर लेते हैं। लेट्स से प्रिंट num1 प्लस num2। तो उसको ऐड कर रहे हैं, पहले 20 प्लस 30 50 हो गया, 12 प्लस 13 25 हो गया, 130 प्लस 50 180 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग जितने भी पैरामीटर्स पास करके उन्हें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ। डिफाइन आस्क नॉर्मली हम लोग जो एटीएम जब एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में अपना जो भी काम है वो डिफरेंट काम करने के बाद वो हमें एक ऑप्शन देता है कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद एन अदर ट्रांजैक्शन। यस और नो के साथ वो दो ऑप्शन दे देगा आपको। एंड जो भी आप अगर यस करोगे तो वो आपको दोबारा से पूरी ट्रांजैक्शन चला देगा, और अगर आप उसको नो कर देते हो तो वो आपका कार्ड बाहर निकाल देता है, जो भी आपने अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ की है वो आपको दे देगा। इसी तरह अगर हम लोगों को वही काम हमारी एटीएम प्रोजेक्ट में करना है, वो कैसे हम लोग करेंगे कि हमें बार बार अगर अपना कोड को चलाना, सबसे पहले तो हम अपने इस पूरे एटीएम फंक्शन को सॉरी एटीएम के कोड को एक फंक्शन में रख लेंगे ना, या इस फंक्शन के कोड में रख लेंगे। अब मैं इसको अगर कहूँ कि फॉर एग्जांपल प्रिंट एटीएम, और इसके बाद मैं कंडीशन लगा लेता हूँ या यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट एंटर यू वांट टू प्रोसीड विद एन अदर ट्रांजैक्शन बाय या एन। अब मैं उसको जो इनपुट ली है यूज़र से वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर सकूँ। जैसे मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ इज़ वांटेड, और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ इज़ वांट डबल इक्वल है वाई। तो क्या करो कि दोबारा से प्रिंट एटीएम कर दो। अच्छा, प्रिंट एटीएम से मुराद है कि जो भी एटीएम की फंक्शनलिटी हम लोगों ने बनाई है वो एग्जीक्यूट कर दो। अब मैं वो सारा का सारा कोड दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, और अगर नहीं तो एल्स में थैंक यू फॉर यूजिंग दिस एटीएम। बिल्कुल वो करना पड़ेगा, अभी स्ट्रिंग के हम बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे ना, उसमें देखते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग आस्क यूजर। अब फंक्शन क्या कर रहा है कि सबसे पहले वो एटीएम की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा, जैसे उसने यूज़र नेम दिया, पिन दिया, उसको मैच करेगा एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लोग वो कोड कर लेंगे। अभी मैं टाइम बचाने के लिए सिंपली प्रिंट एटीएम लिख रहा हूँ, फिर उससे हम लोग पूछते हैं कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद एन अदर ट्रांजैक्शन। अगर तो वो वाई लिख देगा तो ये वाला कोड हमारा दोबारा से फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाएगा मतलब यहाँ से कंट्रोल दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। हो जाएगा रिकर्शन। नहीं नहीं, वो रिकर्शन वाले कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बनाया उसके अंदर भी हम लोग उसे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जो फंक्शन बनाया उसे फंक्शन को मैंने उसके अंदर ही कॉल कर लिया। अब इसका मतलब है कि अब इससे आगे कोड नहीं चलेगा, इससे दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल, और उसके बाद जब तक वो वाई प्रेस करता रहेगा ये फंक्शन कॉल होता रहेगा, और इसी तरह कंट्रोल गोल 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 यहाँ पर ही घूमता रहेगा अनटिल अनलेस वो वाई के अलावा कोई प्रेस कर रहा है या वो स्ट्रिंग मैच नहीं होती। मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ
मैं यहाँ पे लिख बाय तो वो कोड चलता रहे। जब मैं उसे एन लिखूंगा तो वो मुझे कह रहा है थैंक यू फॉर यूजिंग पेटीएम। अब फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि विदाउट कंडीशन नहीं करना, क्योंकि अगर विदाउट कंडीशन कर देंगे तो एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। मतलब कि अगर मैं यही काम करूं लेकिन लेट्स से डिफाइन प्रिंट नंबर्स, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल नंबर इज इक्वल टू 1, प्रिंट नंबर, और नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। नहीं, पाइथन में नहीं है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स नहीं है। और यहाँ पे मैं वो कोड चलता ही जा रहा है। मैक्सिमम रिकरियन डेप्थ एक्सीड वाइल पाइथन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग द अबव एक्सेप्शन, अनदर एक्सेप्शन अकर्ड। अब ये क्या है कि ये कोड चलता ही जा रहा है फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, ये कोड चलता ही जाएगा। अब चूंकि गूगल को लैब पर है तो उन्होंने मेरा ख्याल अब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये कोड बहुत देर तक चले। फॉर एग्जांपल नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। ओके, जब मैं अब यहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया विद इन 1 सेकेंड 1117 दफ़ा कोड एग्जीक्यूट होगी, तो ये कोड चलता ही जाएगा। अभी मतलब लाइक हमने जैसे कोड कॉल किया उसी तरह चल जाएगा, और हमारा सिस्टम बहुत स्लो कर देगा अगर ये कोड चलता रहे। तो हमें जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना है वो विदाउट कंडीशन नहीं करना, और कंडीशन भी बड़ी सोच समझ के लगाना। अभी तो जो लूप से भी इशू होगा, लेकिन अभी लूप पड़ी नहीं है, तो फंक्शन के मतलब फंक्शन के अंदर ये एक कंसेप्ट है रिकरियन का, जब अक्सर एल्गोरिदम्स में यूज़ हो रहा है। तो वो समझाने के लिए कि अगर आप लोगों को कोई एक एल्गोरिदम मिलता है, आप उसको ऐसा, क्योंकि आगे जाके हम लोग जब लाइब्रेरीज पढ़ रहे होंगे ना, क्यू ए आई, उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल क्यू ए आई स्टार्टेड
ये बहुत सारे उन्होंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। जैसे अगर हमें ब्राउज़र से वेब लोड करनी है, कोड डॉक्यूमेंटेशन रैग सर्च बनाना है या कोड इंटरप्रेटर बनाना है, तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी उन्होंने बना के रखे हैं। तो अब ये जो अगर कोई समझना चाहे तो वहाँ पर आपको ये यूज़ कर, ये AI एजेंट्स उन्होंने प्री बिल्ट बना के रखे हुए हैं बहुत सारे QA वाले। जिसमें कुछ स्क्रैपिंग करनी है तो आप सिलेनियम का स्क्रैपर यूज़ कर सकते हो, स्पाइडर का स्क्रैपर है, और इसी तरह वेबसाइट का रैग सर्च सिस्टम है, यूट्यूब चैनल का रैग सर्च सिस्टम है, या वीडियो का रैग सर्च सिस्टम। तो और हम तो पाइथन हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो बाकी लैंग्वेजेस नहीं करती, वो है बाय नेम पैरामीटर्स। कि अगर मैं बाय नेम पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ, कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट को नेम दे देता हूँ, तो अगर मैंने सीक्वेंस चेंज भी कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली उन्हीं को असाइन होंगे जो मैंने नेम दिए। हम 30 20, क्योंकि मैंने num1 को कहा 30, num1 30, पहले 30 प्रिंट कर दिया, फिर num2 को 20 और 20 प्रिंट कर। तो अब हम पाइथन के अंदर ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं कि हम अगर नेम के साथ पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं तो हम सीक्वेंस को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर विदाउट नेम कर रहे हैं तो हमें सीक्वेंस फॉलो करना ही करना है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास पैरामीटर्स की एक और टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। सेट से मैं बोलता हूँ, और अब अगर मैं इस कोड को कॉल करता हूँ पैरामीटर, अच्छा अब इक्वल लगा के जो मैंने वैल्यू सेट कर दी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर मैं num2 को कोई वैल्यू असाइन करूँगा यहाँ से आर्ग्यूमेंट कॉल करते वक्त, लेट से मैं यहाँ से 45 कर देता हूँ, तो 45 यूज़ होगी। लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ num2 को, तो वो ऑटोमेटिकली वो वाली वैल्यू यूज़ करेगा जो जो हम लोगों ने num2 के बाद यहाँ पे इक्वल के साथ मेंशन कर दी। अगर मैं असाइन कर दूंगा तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट वही वैल्यू यूज़ होगी। अब मैंने कर दी है और दूसरे में दोबारा कॉल कर 10, तो ये आएगा 10 12 ठीक, और num2 में 10 जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर सेट की। अब ये कोड में एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है?
बिल्कुल। जब भी हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर किसी एक फंक्शन में लगाएंगे, वो हमें पैरामीटर्स की लिस्ट में सबसे एंड पे रखना। क्यों? क्योंकि पैरामीटर्स जो भी हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड सेट, वो पैरामीटर की वैल्यू कोई ना कोई आपको सेंड करनी ही पड़ेगी। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है ना, उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आप वो वैल्यू सेंड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। अगर नहीं करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने पैरामीटर में सेट की है इक्वल के बाद, वो वाली यूज़ हो जाएगी, और अगर आप आर्ग्यूमेंट सेंड कर दोगे तो वो जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट में भेजी है वो यूज़ होगी। लेकिन जो नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू आपको भेजनी ही भेजनी है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जब मैं इस 50 को कर रहा हूँ, तो चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो एक सीक्वेंस में वर्क करते हैं। तो ये एक पैरामीटर num2 को जाकर मिल गया विच इज़ अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, और num1 जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी उसे वैल्यू असाइन नहीं हुई। जब वैल्यू असाइन नहीं हुई तो वो उसी चीज़ का एरर दे रहा है, और ये हमें मेंशन कर रहा है नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, और वो ये हमें एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर है। और अगर हम लोग इसे फिक्स करेंगे ये बन जाए। तो जब भी हमें कोई एक पैरामीटर डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप का रखना, तब हमें उसे एंड पे रखना पड़ेगा, पैरामीटर्स की लिस्ट में उसे एंड पे करना पड़ेगा। और अगर हम लोग ये काम नहीं कर रहे तो फिर हमें यहाँ से बाय नेम आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। सिंटैक्स की कन्वेंशन। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वेरिएबल, ठीक है। नहीं मैंने नहीं किया पाइथन में। पॉइंटर्स भी, पॉइंटर्स क्या कह रहे हैं, ठीक है मैं एक मिनट, इसमें मेरा नहीं ख्याल है लेकिन मैं देख लेता हूँ। सर्च से पूछ लो। वो बिल्कुल जेमिनाई का वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब एक आदत बनी हुई है जीपीटी तो डज पाइथन सपोर्ट
नहीं, पास बाय रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस डाटा टाइप्स ज़रूर है, जितनी भी जो हमारी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स है, एरे और डिक्शनरीज, वो रेफरेंस डाटा टाइप के साथ आप कर सकते हो, लेकिन विदाउट में। हाँ, वो अवेलेबल। नहीं कर सकते। नहीं, इसमें मेरा ख्याल विद ग्लोबल स्कोप और स्मॉल स्कोप भी नहीं है। ग्लोबल है। num इज इक्वल 10। ग्लोबल है, ग्लोबल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आगे लोकल में डिफाइन किया है उसको ग्लोबल स्कोप में यूज़ नहीं कर सकते। और रेफरेंस में नहीं पास कर सकते। रेफरेंस में पास करने के लिए हमें उसको रेफरेंस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमारी डिक्शनरीज और लिस्ट है वो हमारी रेफरेंस डाटा टाइप है। अब मैं दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, एक रेफरेंस डाटा टाइप है और अच्छा, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम लोग एक वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे मैंने num इज इक्वल टू 10 किया और यहाँ पे मैं अगर वेरिएबल बना लेता हूँ num 5 इज इक्वल टू num, तो अब वेरिएबल, ऑब्वियसली बात है कि ये जब मैंने num इज इक्वल टू 10 किया तो रैम में गया, कहीं ना कहीं कोई जगह रिजर्व हुई और उस डब्बे के अंदर 10 वैल्यू स्टोर्ड हो गई। अब उस डब्बे का कुछ अपना नंबर भी था और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 10 है। अब मैंने जब यहाँ पे आकर num 5 में num को स्टोर करवाया है तो वो 10 आके स्टोर हुआ है, उसका लिंक्स नहीं स्टोर हुआ। लेकिन इन केस ऑफ रेफरेंस डाटा टाइप्स वो क्या होगा कि उसका जो लिंक है या जो जैसे डब्बे का नंबर या ब्लॉक नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं वो आगे सेव हो जाएगा। अब अगर नम को मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, सॉरी 10, और नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 कर दूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर की वैल्यू चेंज होगी, इस नम वेरिएबल नम 5 नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि जो 10 वैल्यू थी ना वो नम की अलहदा डब्बे में थी और नम 5 की अलहदा डब्बे में थी। तो मैं इसको डायग्राम के साथ, अच्छा नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आ गया हमारे पास टू वाला नंबर नम। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10। अब अगर कोई यूज़र या कोई डिवेलपर ही नम 5 इज इक्वल टू नम लिख देता है, तो इसका मतलब है कि नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो नम 5 वाले वेरिएबल में भी रखो। नम 5 का भी कोई ना कोई आगे ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा और यहाँ पर भी आगे वैल्यू 10। लेकिन अगर कोई उसके बाद नम को एक एडिशन कर देता है, तो अब सिर्फ और सिर्फ इस डब्बे में आके वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस डब्बे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ रेफरेंस डाटा टाइप्स उनका जो बैकएंड पर जहाँ पे डाटा स्टोर है वो जो ब्लॉक्स हैं, जो डब्बे हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन उनका जो नंबर है वो सेव हो जाता है दो अलग अलग वेरिएबल्स में। जैसे अभी यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो रही है, लेकिन अगर हम लोग रेफरेंस डाटा टाइप की बात करें तो उसके अंदर इसका हेक्स कोड आके स्टोर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है मैंने 0191883A। अब इस डब्बे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना वो 2, 3 या मल्टीपल वेरिएबल्स की हो सकती है।
अब इस डब्बे के अंदर अगर वैल्यू चेंज हो गई तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल रेफ 2 इज इक्वल टू रेफ, तो अब चूंकि डब्बे में वैल्यू चेंज हो गई और ये भी इसी डब्बे को फॉलो कर, जो रेफरेंस डाटा टाइप्स हैं उनमें डाटा एक ही जगह सेव होगा लेकिन उनका लिंक बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ बना दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरी डाटा टाइप्स है नॉर्मल, अभी मेरे नाम जिन से निकल गए, उसमें एक डाटा टाइप सॉरी एक वेरिएबल एक डब्बे के साथ कनेक्ट हो। के बाद पैरामीटर्स पढ़ लिए, डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटर की डाटा टाइप डिफाइन भी करते हैं। अभी उसके रिटर्न टाइप पर में फिर एक ही दफ़ा डाटा टाइप्स दोनों आ गए। अब नॉर्मली होता ये है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना रहे होते हैं और उन फंक्शंस के रिस्पॉन्स में हमें आगे कोई काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और उसके ऊपर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड है, अब अगर पेमेंट सक्सेसफुली डन हुई है तो एक ईमेल एडमिन को चली जाए कि ये ऑर्डर रिसीव हुआ है और उसकी पेमेंट हम लोगों को रिसीव हो गई है, और एक ईमेल चली जाए जो यूज़र है जिसने ऑर्डर प्लेस किया कि आपके अकाउंट से ये वाला बैलेंस डिडक्ट कर लिया गया। अब जब ऐसे काम हो रहा है कि हमें किसी एक फंक्शन के या किसी एक कोड के रिस्पॉन्स के ऊपर आगे चलाना है काम, अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुई है तो ही ईमेल जानी चाहिए कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव हुई है। तो मुझे उसी वक्त ईमेल आया ना कि अगर मुझे ईमेल सॉरी पेमेंट रिसीव हुई है, अगर मुझे पेमेंट ही रिसीव नहीं हुई तो मुझे क्यों ईमेल आएगी। तो अगर मेरा फंक्शन जो पेमेंट प्रोसेसिंग वाला है वो सही से एग्जीक्यूट हुआ है, उसका कोई ट्रू रिस्पॉन्स आया है, तो जाके मुझे ईमेल आएगी, तभी मुझे यूज़र को भी ईमेल करनी है। अगर फॉल्स हो गया तो मुझे यूज़र को तो ईमेल कर देनी कि आपकी पेमेंट जो है प्रोसेसिंग वो फेल हो गई है, लेकिन एडमिन को ईमेल नहीं भेजनी। उसका फंक्शन बना बनाया दिया जाए उसकी हम बिल्कुल। अब इसी ये जो इनकी इन्होंने बात की है ना, इसी चीज़ को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ कि जो भी पेमेंट मेथड्स हैं ना, अब उसके अंदर जब अगर हम लोग कोई जब हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लोग बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करने का मकसद क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा क्रियो एआई ने बहुत सारे टूल्स बना के रखे हुए हैं कि अगर मुझे स्क्रैपिंग करनी है तो उसके लिए मेरे पास सेलेनियम का स्क्रैपर उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। रैग का सर ज़्यादा कुछ हम लोगों को कंसेप्ट दे के गए थे, तो उन्होंने कुछ रैग ऑलरेडी बना के रखे हैं। ये डेटाबेस का रैग है माई एसक्यूएल का, फिर अगर जेसन का रैग बनाना है आपने, और इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट का रैग सर्च सिस्टम बनाना है, कोई डिक्शनरी बनानी है एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट रैग सर्च सिस्टम उन्होंने बना के रखे हैं। अब अगर इसी तरह हमें अपना काम आसान करना है, बहुत सारी चीज़ों में काम आसान किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पेमेंट मेथड अपना खुद का बनाना है, मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपना पेमेंट मेथड बनाऊंगा, मुझे स्ट्राइप वालों पर या फास्ट पे वालों पर, ये जितने भी पेमेंट मेथड हैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं अपना पेमेंट मेथड बनाऊंगा। ठीक है जी, हम अपना पेमेंट मेथड बना लेते हैं। अब सबसे पहले तो हमें सबसे सारे बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमें उनकी एपीआईज लेनी पड़ेगी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनके बैंक में हम लोग पैसे सेंड भी कर सकें और विड्रॉ भी कर सकें। अगर हमारे पास बैंक की एपीआईज ही नहीं है तो हम उनको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप हमारे मतलब उनके जो हमारे कस्टमर हैं उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ई कॉमर्स पे मेरा स्टोर है और उसमें एक कस्टमर आता है जिसका अकाउंट है एचबीएल में, लेकिन मेरे पेमेंट मेथड में एचबीएल का अकाउंट कनेक्ट ही नहीं है, उनकी एपीएस कनेक्ट ही नहीं है। मैं उनके सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि भाई इसने ये प्रोडक्ट बाय की है, इसके अकाउंट से 5,000 निकाल के मेरे अकाउंट में सेंड कर दो। अब सबसे पहले तो मुझे सारे बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान में काफ़ी सारे बैंक हैं, मेरे ख्याल को 25-30 तो होंगे,
डिफरेंट डिफरेंट बड़े तो 10-12 हैं, एमसीबी है, मीज़ान है, एचबीएल है, यूबीएल है, अलाइड है, अल्फला है, दुबई इस्लामिक है, नेशनल बैंक है, इसी तरह कोई 20-25 बैंक पाकिस्तान में ही आ गए। जब 20-25 बैंक पाकिस्तान में आ गए, फिर मेरा ई कॉमर्स थोड़ा ग्रो किया, इंटरनेशनल हो गया। जब इंटरनेशनल हुआ तो फिर मुझे अब फ़्लाइट पकड़ के वहाँ जाना पड़ेगा, या किसी ना किसी तरह उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी कि भाई मुझे एपीआई चाहिए, मैंने अपने उसमें पेमेंट मेथड में एग्जीक्यूट करनी है, पेमेंट मेथड में लगानी है, ताकि यूज़र से पेमेंट्स कर सकें ऑनलाइन। इसी तरह जितना ग्रो करता जाएगा, मुझे हर बैंक की एपीआई रिक्वायर्ड होंगी उनकी परमिशन के साथ। फिर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा बैंक या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतना ग्रो कर गया कि पूरी दुनिया में लेट से 1000 बैंक्स से मुझे एपीआईज लेनी पड़ गई। जो बड़े बड़े 1000 बैंक थे पूरी दुनिया के, मुझे उनकी एपीआईज लेनी पड़ गई। जब 1000 बैंक से एपीआईज लेनी पड़ गई, तो फिर मुझे वहाँ पे कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कि अगर इस बैंक से पैसे आए हैं तो क्या करना है, अगर इस बैंक से पैसे आए हैं तो क्या करना है। इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी, 1000 दफ़ा इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो बैकएंड पे कोड करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर सेम बैंक से मिसाल के तौर पे अगर हमारी कंपनी का जो अकाउंट है वो मीज़ान बैंक में है, और कोई बंदा मीज़ान बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो जो ऊपर वाले 23 या 24 रुपये कटते हैं वो नहीं कटेंगे। लेकिन अगर किसी और बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो कटेंगे। तो वो हमें सारा कुछ कंडीशन में वो मैनेज करना पड़ेगा। फिर अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहाँ पे हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका इतना टैक्स भी काटना है जो हमने अपनी गवर्नमेंट को पे करना है। अब वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं सेम है। अब अगर हमें उस टैक्स को भी चेक करना है तो हमें सारी गवर्नमेंट्स की जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, या उनके जो भी कोई टैक्स के जो टैक्स डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये सिस्टम वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनसे अगर कोई इंटरनेशनल है उससे शिपिंग चार्जेस भी लेने हैं। शिपिंग चार्जेस तो खैर शिपिंग कंपनी वाले देते हैं, लेकिन हमें उसको ये भी बताना है कि अगर हम ये वाली प्रोडक्ट इतनी एक्सपोर्ट करेंगे तो इसके ऊपर इतना टैक्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोच के करनी है। फिर उसको सिक्योर बनाना, तो ट्रांजैक्शन है, अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सिक्योर होनी चाहिए, उसको सिक्योर बनाना। फिर उसको कंकरेंट बनाना। कंकरेंट का मतलब ये है कि 3 सिस्टम टोटल इन्वॉल्व होंगे ना। एक हमारा सिस्टम जहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव होगी, एक यूज़र का सिस्टम जहाँ जिस बैंक से उसके पैसे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अपने पाकिस्तान से कोई बंदा इंग्लैंड में बैठा है जो हमारी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, उसके सर्वर पे या उसके बैंक को रिक्वेस्ट हिट की, उनका सर्वर अप था, उन्होंने पैसे वहाँ से भेज दिए। लेकिन जैसे वहाँ से जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो फुलफ़िल हुई, अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए, हमारे पाकिस्तान वाले अकाउंट में ऐड होने से पहले पहले पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया, हमारे बैंक का सर्वर डाउन हो गया। अब वहाँ से पैसे निकल आए, हमारे अकाउंट में पहुँचे नहीं। तो ये मसला है। तो अब इसको कंकरेंट बनाना, जैसे हमारे एटीएम्स में ये है कि अगर तो प्रॉब्लम बन जाए तो विद इन 24 आवर्स पैसे वापस हमारे अकाउंट में शो हो जाते हैं। तो वो हमें सिस्टम ऐसे बनाना कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला बन जाता है तो जो हमारी अमाउंट हम लोगों ने विड्रॉ की थी वो वापस चली जाए। फिर अगर किसी बंदे ने कोई इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों को चीज़ें करनी पड़ती हैं सिर्फ एक पेमेंट मेथड बनाने के लिए। फिर पेमेंट मेथड बना लिया, पेमेंट मेथड की सिक्योरिटी भी कर ली, और पेमेंट मेथड इंटीग्रेट भी कर दिया एंड सो ऑन। लेकिन सबसे पहले मसला ये है कि मुझे, मैं अगर सुबह जाता हूँ एचबीएल वालों के पास कि भाई एपीआईज दो, वो मुझे एपीआईज क्यों देंगे, क्या क्रेडिबिलिटी है मेरी, मुझे एपीआईज ही नहीं मिलेंगी। तो पेमेंट मेथड बनाना तो बहुत दूर की बात, लेकिन अगर हम पेमेंट मेथड बना भी लें तो ये इतना लंबा चौड़ा खर्चा है। फिर उसके बाद हर पेमेंट मेथड में हमें बहुत सारी चीज़ों का और भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। अब पेमेंट मेथड बना लिया, पेमेंट मेथड अब हो सकता है कि जो हमारा बैंक है वो एपीआईज प्रोवाइड करे, पाइथन के लिहाज से कोई बैंक प्रोवाइड कर रहा है, हमें एपीआईज अपनी जावास्क्रिप्ट के लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको भी सिस्टम जैसे बनाना। और फिर हमने अपना पेमेंट मेथड 24 घंटे उसका सर्वर अप रखना कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो सही से हो जाए। ट्राई तो करना, लेकिन अगर किसी वजह से डाउन हो जाता है फिर उस सिस्टम को कंकरेंट रखना। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं,
इन मसले मसाइल के से बचने की वजह से हम लोग स्ट्राइप वालों का यूज़ कर लेते हैं। स्ट्राइप वालों का बिजनेस ही ये है। स्ट्राइप पेमेंट मेथड है जो हमारे पाकिस्तान में नहीं चलता अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपने पाकिस्तान के लिए इंटीग्रेट करना है तो फास्ट पे के लिए एक अच्छी सर्विस है। ये इंटरनेशनल अगर आप लोगों ने चलाना है तो स्ट्राइप का पेमेंट मेथड ही यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द जगह, मोस्ट ऑफ द। अभी ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ओपन एआई, अमेजोन, गूगल, एंथ्रोपिक, शॉपिफाई, एयरबीएनबी और ये दो ब्रांड्स। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान का मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान के मतलब मैं अपने स्टोर में इंटीग्रेट कर दूंगा लेकिन वो मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं होगी। एक्सेस से मुराद ये है कि मैं उससे डॉलर मुझे अपने पाकिस्तान के पहले बैंक में विड्रॉ करने पड़े फिर वो यूज़ कर सकते। अब वो विड्रॉ करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं Stripe.com स्टार्ट विद पेमेंट्स डेवलपर और नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में आपको अलाउ ही नहीं करते। मैं आपको एक चीज़ एक प्रोजेक्ट में के साथ टेस्ट डाटा। और अगर मैं जाऊँ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया मेरे ख्याल वीपीएन की वजह से। यहाँ पर ये जो बैंक डिटेल्स आ रही है ना जो उनको चाहिए, सबसे पहले तो वो यहाँ पे आपको पाकिस्तान कंट्री नहीं अलाउ करते और उसके बाद जब आपने अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है तो वहाँ पे पाकिस्तान बैंक्स नहीं है। वो आपको पहले पेयोनियर में मंगवाने पड़ते हैं, पेयोनियर से फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो फास्ट पे करके सर्विस तो जो है वो हम लोग। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया कि हम अपना स्ट्राइप क्यों नहीं बना रहे या अपना पेमेंट मेथड क्यों नहीं बना रहे, किसी और का यूज़ करेंगे। अब जब किसी और का यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन का कोड तो उन्होंने ऑलरेडी लिख के रख दिया हमारे लिए कि अगर उन्होंने 10,000 बैंक्स या कितने बैंक्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट ग्लोबल अवेलेबिलिटी
नहीं, पोलैंड, पुर्तगाल, पाकिस्तान, ये इन 46 कंट्रीज़ में। जी जी, कार्ड से मुराद, हाँ कार्ड सब कंट्रीज़ के एक्सेप्ट हो जाए, हमारे पाकिस्तान के भी एक्सेप्ट हो जाए। कार्ड तो वीज़ा या मास्टर कार्ड ही है। हाँ बिल्कुल, वो वीज़ा या मास्टर कार्ड है, अभी मुझे बैंकिंग का इतना आइडिया नहीं है। वो मास्टर कार्ड की या वीज़ा की एपीएस को यूज़ करेगा। हाँ ठीक है। अब ये उन्होंने बड़ा कमाल का बनाया कि जहाँ जहाँ से जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो आपको लाइव दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर से जा रही हैं। तो ये वो ममालिक हैं जहाँ पर उन्होंने अलाउ किया हुआ है स्ट्राइक को, अभी बाकी जगहों पे नहीं है। तो अब हमें डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करने पड़ते हैं। इंडिया में आ गया, पाकिस्तान में भी आ ही जाएगा। नहीं, जैसे हमें पेपाल का बताया था ना कि 2024 फरवरी में आ रहा है, इसी तरह ये भी आ जाएगा। हाँ, पेपाल नहीं आया लेकिन हमें बताया गया था, आपको बता रहा हूँ, बाकायदा खबर चली थी ये 2024 फरवरी में आ जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आपने बस परेशान नहीं हो। क्यों नहीं रहा पाकिस्तान में? वाइज वाइज भी चल जाता है, लेकिन वाइज हमें वर्चुअल कार्ड नहीं देता। वाइज, जी जी, किसके? नहीं, अगर पैसे फंस जाए फिर ख़त्म है, फिर नहीं आपको मिलेंगे, फिर उसका कोई वे बैक नहीं है। बिल्कुल। हम्म, नहीं नहीं, वो कह रहे हैं दरअसल जो पेयोनियर वाले हैं ना, ये आपको एक सर्टेन लेवल के बाद बुलाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप वो वेरिफिकेशन होती है यूएस जाकर आपको फिजिकली करवानी पड़ती है, अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है ना, तो फिर आपके पैसे गए, वो जितने भी पड़े। वो हमारे एक दोस्त है, उनके साथ हुआ है, उन्होंने बाकायदा यूएस में लॉयर भी हायर किया लेकिन कोई बात बनी नहीं। $70,000 का नुकसान, बस। हाँ, वो वेरिफिकेशन के लिए आपको यूएस जाना पड़ता है, पेयोनियर के हेडक्वार्टर्स। और प्रॉब्लम ये है कि वो आप पैसे निकाल भी नहीं सकते, वो आपका अकाउंट ब्लॉक करके आपको नोटिस भेजते हैं। या तो ये हो ना कि वो आपको पैसे निकालने का टाइम देते हैं, बंदा पाकिस्तान में निकाल लेता है, फिर वो आपको ब्लॉक करके नोटिस भेजते हैं। बाकी पेपाल देखो कब आता है, लेकिन अगर पेपाल आया तो काफ़ी मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बैंक ट्रांसफ़र मतलब मैं समझा नहीं। वो अब आ गई हैं भाई, मतलब बैंक में तो हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि बैंक में आते ही वो सारे पीकेआर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं जब भी हम लोग मंगवाते हैं पीकेआर में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जब मुझे जीबीटी लेनी है, डॉलर महंगा हो जाता है। नहीं, लेकिन वो टैक्स लगता है ना, पेयोनियर सही है, वहाँ से वो $20 ही करते हैं। ये टैक्स डाल देते हैं। मैंने पहले पहले ये अभी मैंने पिछले साल जून जुलाई में, मेरा ख्याल स्टेट बैंक ने इसको लाइव किया है, डॉलर बैंक को। तो गया हुआ था मैं उनकी कॉन्फ्रेंस पर भी, वहाँ पर उन्होंने बताया। क्लास किसी और तरफ से निकल गई। अच्छा, खैर, किसी दिन फिर इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि अब काफ़ी फैसिलिटीज़ हमें मिल गई हैं, लेकिन स्टिल अभी बैरियर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता होपफुली ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें ये तो पता लग गया कि हम लोग स्ट्राइप का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब स्ट्राइप का फंक्शन को हमें, स्ट्राइप का फंक्शन जब कॉल कर लिया तो स्ट्राइप को हमें कुछ ना कुछ बताना चाहिए ना कि पेमेंट सक्सेसफुली हुई है या नहीं। या फास्ट पे वालों को हमें कुछ बताना चाहिए कि भाई पेमेंट सक्सेसफुली हुई है या नहीं, ताकि हम उस बेस पे आगे काम कर सकें। अब ये ना हो कि वो हमारे स्ट्राइप वाले पेमेंट भी ट्रांजेक्शन फुलफिल हो जाए, और फिर उसके बाद हमें पैसे भी मिल जाए,
लेकिन हमें कोई नोटिफिकेशन ना आए और हम जाके कैश ऑन डिलीवरी वाले पे चेक कर दें और डिलीवरी बॉय हमारा जाके वहाँ पे कह रहे हैं भाई ये इतनी अमाउंट बनती है आपकी, लेट से 10,000 बनती है, 15,000 बनती है, ये पे करो। तो इसका मतलब है कि हमें जो जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस जो लाइब्रेरीज के थ्रू हमें मिल रहे हैं उन्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना चाहिए ताकि उस बेस पे हम आगे काम कर सकें। अब वो रिस्पॉन्स एरर भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्स सक्सेस भी हो सकता है। पेमेंट के केस में बहुत सारे एरर आ सकते हैं। हो सकता है आपका अकाउंट बैलेंस इतना ना हो सकता है कि सर्वर डाउन हो सकता है कि प्रॉब्लम बन जाए, या आपके कार्ड की जो लिमिट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वो ख़त्म हो गई है, अकाउंट में बैलेंस है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पेमेंट में। इसी तरह और भी डिफरेंट डिफरेंट जब हम लोग फंक्शंस या लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लॉगिन साइन अप करना है, लॉगिन साइन अप करते वक्त हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल कंटिन्यू विद गिटहब है, कंटिन्यू विद लिंक्डइन है, कंटिन्यू विद गूगल है। अगर आपका गूगल का अकाउंट ही सस्पेंड हो गया इसी वजह से तो वो अब नहीं कर सकते, लॉगिन ही नहीं कर सकते। तो आपको उस ईमेल वो आप ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लोगे, वो ईमेल और पासवर्ड यूज़ करके, लेकिन कंटिन्यू विद गूगल नहीं कर सकते। अगर ओ आ रहा है तो आप जीमेल चेक नहीं कर सकते। तो इस तरह बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो आप आ सकते हैं। अब वो मसले मसाइल हमें कैसे पता लगेंगे, क्योंकि हम तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू उस फंक्शन का रिस्पॉन्स जनरेट करके देगी। फॉर एग्जांपल डिफाइन सम टू या सम विद रिटर्न और यहाँ पे हम लोग कहते हैं रिटर्न जो भी पैरामीटर में वैल्यू मिल रही है और एक्सेप्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सम विद रिटर्न 5 पुट करें तो 50 आ गया। तो जो वैल्यू अब हमने 5 पास किया ना एज पैरामीटर, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्रिंट कहीं किया नहीं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंट हम लोगों ने कहीं किया नहीं। ये जो हमारा गूगल कोलैब है इसके अंदर जो पाइथन की फ़ाइल यूज़ हो रही है जिस उसे हम लोग बोलते हैं जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक की एक क्वालिटी ये है कि जो भी वेरिएबल एंड वाली लाइन पे कॉल हो रहा है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए। तो अगर फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी, या अगर वेरिएबल है तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। और अच्छा अब अगर हम लोग इस ये जो वैल्यूज़ ने रिटर्न की है अभी तो जुपिटर नोटबुक यूज़ करना है तो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। अब इस वैल्यू को अगर हमने यूज़ करना है कहीं पर 50 को, तो मुझे उसे किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। लेट्स से रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे वैल्यू और इसे ये 50 एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अब अगर मैं मतलब ये जो फंक्शन था इसने वो जो वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई की और हमें वापस दे दी। वापस कहाँ पे दी, जहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्ट्राइप है वो हमें कोई ना कोई एक फंक्शन देगा। उस फंक्शन को हम इनपुट भी दे सकते हैं, कैसे, आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स के थ्रू। उस फंक्शन से हम लोग कोई एक आउटपुट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे, रिटर्न वैल्यू के थ्रू। अब जो आउटपुट आई है उसे हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और आगे हम लोग उसके ऊपर उस वेरिएबल के ऊपर इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, मैच केस लगा सकते हैं, किसी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये सिंपली यूज़र को शो कर सकते हैं, या हम लोग उसी रिटर्न वैल्यू को एज ए पैरामीटर ऑफ एन अदर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ एन अदर फंक्शन और सेम फंक्शन।
अब क्या होगा कि जो सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज़ 50। ये 50 रिटर्न करेगा, एक नंबर आ गया। अब ये वाले फंक्शन को भी कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए, कि सम विद फंक्शन का हम लोग सॉरी सम विद रिटर्न का हम लोगों ने एक पैरामीटर डिफाइन किया है, नंबर। अब इसको जो आर्ग्यूमेंट हमें सेंड करना है वो इसकी रिटर्न वैल्यू है। अगर मैं इसे थोड़ा और आसान कर दूं तो रिटर्न वैल्यू ये, और अब क्या हो रहा है कि ये एक फंक्शन को पैरामीटर पास किया 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50। यहाँ से 50 इसको दोबारा पास होगा। अब 50 मल्टीप्लाई बाई 10 500। अब मैं अगर चाहूँ कि भाई मुझे अपनी जो रैम है या मेमोरी है उसे ऑप्टिमाइजली यूज़ करना है, मैं ये काम नहीं करना चाह रहा कि भाई एक अलहदा वेरिएबल बनाऊँ इस काम के लिए, ताकि मेरे रैम में जो ब्लॉक्स हैं वो एक्स्ट्रा रिजर्व ना किए जा सकें, वो जगह बचे, जगह ज़ाया ना। वो काम करने के लिए मैं इसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाने के बजाय डायरेक्टली ही उस फंक्शन में कॉल कर दूँ। इट विल गिव मी द सेम आउटपुट। अब चलेगा कैसे? जो पैरामीटर के अंदर फंक्शन है सबसे पहले वो कॉल होगा, जो उसकी रिटर्न वैल्यू आएगी वो एज अ पैरामीटर सेंट होगी इस फंक्शन, और फिर जो वैल्यू ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा और वो यहाँ पे प्रिंट होगा। क्लियर है? फंक्शन 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 के पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप। रिटर्न मतलब रिटर्न स्टेटमेंट, सॉरी नहीं रिटर्न पड़ी है वो उसको, ठीक है रिटर्न स्टेटमेंट। हाँ वो क्लियर है यहाँ तक। चलें फिर 10 मिनट की ब्रेक कर लें, फिर आगे वहीं से